नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमने जून 2018 से किया है और ये डिस्कशन जून 2023 के जो पिछला कंडक्ट कराया गया था एनटीए द्वारा, वहाँ तक डिस्कशन कराया जाएगा। तो इस क्रम में हमने 2018-2019 का कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है और ये हम जून 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। और क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन हम 4 खंड में डिवाइड करके 100 क्वेश्चन को कर रहे हैं, यानी कि 25-25 क्वेश्चंस का एक पार्ट के अंतर्गत 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 4 पार्ट के अंतर्गत हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि हम एक कंप्लीट डिस्कशन कर सकें और इससे भविष्य में बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट है जून 2020 का। इसके पहले हमने 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और ये पेपर चूँकि इसमें फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों ऐड हैं, तो फर्स्ट पेपर के शुरू के 50 क्वेश्चन और 51 से 150 यानी 150 क्वेश्चन तक सेकंड पेपर का ऐड है। तो इस क्रम में ये हमारा अंतिम 25 क्वेश्चन हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जून 2020 के क्वेश्चन पेपर का। तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का दोनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रिंट आउट निकलवा के साथ ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगे आप वो नोट डाउन करें और एग्ज़ाम के पहले आप इसका क्विक रिवीजन करेंगे, तो जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित चोल राजाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करें। पहला है कुलोत्तुंग प्रथम, बी है राजराज प्रथम, सी है राजेंद्र प्रथम, डी है वीर राजेंद्र। और इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है ABCD, दूसरा है BCDA, तीसरा है CDAB और चौथा है DABC। तो इसके अगर हम क्रम की बात करें तो जो कुलोत्तुंग प्रथम का कार्यकाल है, सबसे पहले हम जानते हैं कि राजराज प्रथम जिनका कार्यकाल 985 से और 1014 तक था, तो ये प्रथम हो जाएंगे। तो हम इस प्रकार से ऑप्शन में देख लेते हैं। इसमें से पहले हमारा सही हो गया कि जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, लेकिन हम सभी का देख लेते हैं एक बार। उसके बाद से आते हैं राजेंद्र प्रथम के बाद से, माफ़ करिएगा, राजराज प्रथम के बाद से आते हैं राजेंद्र प्रथम, जिनका कार्यकाल है 1014 से 1044 ईस्वी। और अगले शासक हैं वीर राजेंद्र, जिनका है 1064 से 1070 ईस्वी। और लास्ट में आते हैं 1070 से 1120 ईस्वी तक होते हैं ये कुलोत्तुंग प्रथम। तो इस प्रकार से जो क्रम होगा BCD और A, तो इसका जो सही विकल्प है वो हो जाएगा सेकेंड। और अगर हम बात करें राजराज प्रथम की, तो इनका मूल नाम जो है वो है अरिमोली वर्मन नाम है राज प्रथम का। और राजराज जो है राज्याभिषेक के अवसर पर ये इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो अगर हम इनके नाम की बात करें तो आप एक बार नाम याद कर लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अरिमोली वर्मन इनका मूल नाम था। बात करें राजेंद्र प्रथम की, तो इनकी उपाधि जो है गंगई कोंड, गंगा घाटी अभियान की सफलता के बाद से इन्होंने उपाधि धारित की थी। इसके अलावा पंडित चोल, कटाहरिधिपति और इतिहासकार स्मिथ ने उन्हें दक्षिण का नेपोलियन भी कहा है। तो ये राजेंद्र प्रथम के संबंध में है। और उपाधि एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं राजेंद्र प्रथम की। और इनकी उपाधि है गंगई कोंड, यानी कि गंगा घाटी अभियान की बाद से इन्होंने ये उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इनका पंडित चोल, कटाहधिपति और राजेंद्र प्रथम की यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कटाहधिपति
कटाहधिपति जो है इनकी एक और उपाधि है। और साथ ही स्मिथ ने जो इतिहासकार स्मिथ हैं उन्हें दक्षिण का नेपोलियन कहा है। अगले जो हैं वीर राजेंद्र, इनकी उपाधि जो है सकल भूमलय आहवमल, इसको भी नोट डाउन कर दे रहे हैं। जो वीर राजेंद्र है, वीर राजेंद्र की जो उपाधि है वो है सकल भूमालय, सकल भूमालय। इसके अलावा आहवमल, आहवमल। इसके अलावा वल्लभ, 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 वल्लभ। और कुलोत्तुंग प्रथम जो है उनका मूल नाम जो है राजेंद्र है, और उनकी उपाधि अगर हम बात करें तो शुंगमति वीर्य था, अनेक करों को हटाने वाला, यानी शुंगमति वीर्य। कुलशेखर और कुलशेखर पांडे और कुलांतक, इसको भी नोट डाउन कर ही देते हैं। अगर हम कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि की बात करें तो कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि है शुंग मत वीर्य। इसके अलावा इसका अर्थ होता है अनेक करों को हटाने वाला। शुंगमति वीर्य का मतलब होता है अनेक करों को हटाने वाला। इसके अलावा कुलशेखर पांडे, और अगला उपाधि है इनका कुलांतमक, कुलांतमक जयधर। और इसके अलावा विरुद्धराज भयंकर, विरुद्धराज, विरुद्धराज, विरुद्ध नहीं है, विरुद्धराज भयंकर। तो ये जो है, ये उपाधि जो है ये कुलोत्तुंग प्रथम की है, और इसके जो ऊपर उपाधि थी ये सकल भूमालय, ये वीर राजेंद्र की है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 है, कला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित करें। ए भुमरा, बी भरहुत, सी जयगेपेट, डी तंजावुर। और इसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं। पहला है ए सी बी डी, दूसरा है बी सी ए डी, तीसरा है सी डी बी ए, और चौथा है डी ए सी बी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो जगिएपेट है, और ये जो है जगयपेटा शहर के आसपास पुरातात्विक खुदाई में 20 ईसा पूर्व का बौद्ध स्तूप यहाँ पे मिला है। या ये हो गया 20 ईसा पूर्व बौद्ध स्तूप यहाँ पे मिला है। और जो भरहुत है, ये भरहुत जो है, भरहुत स्तूप जो है सतना मध्य प्रदेश में है, सतना एमपी में। और निर्माण यह मूलतः अशोक द्वारा ईंटों से कराया गया था, लेकिन पाषाण वेदिका तथा तोरणों का निर्माण जो है शुंग काल में हुआ था। तो इस प्रकार से बी फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद से जो दूसरा है जगिएपेट जो है ये दूसरा हो जाएगा, यानी कि बी, उसके बाद सी। और जो भरहुत है इसकी खोज जो है कनिंघम द्वारा किया गया था। और बात करें अगर तीसरे की तो भूमरा है। उसके बाद भूमरा मध्य प्रदेश के, ये भी सतना जिले में स्थित है, और एक ये ऐतिहासिक स्थान है, और ये 5वीं शताब्दी के मध्य निर्मित शिव मंदिर है। तो ये 5वीं
शताब्दी में स्थित ये कि ये शिव मंदिर है। और बात करें फोर्थ हो जाएगा ये तंजावुर। ये तंजावुर तमिलनाडु के पूर्वी तट पर स्थित तंजौर या तंजावुर एक ऐतिहासिक शहर है। और तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत के मंदिरों की वास्तुकला का जो है उत्तम प्रतीक है। तो ये फोर्थ हो जाएगा। तो बी, सी, ए और डी, बी, सी, ए, डी यानी कि दूसरा जो विकल्प है वो सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 यानी आज का तीसरा क्वेश्चन है। निम्नलिखित को पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित करें। ए है द पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, बी है सीयूकी, और सी है मणिमेकलय, डी है सुत्त निपात। और इसको हमको पहले से बाद के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जो आप इसका जो सही उत्तर होगा सुत्त निपात जो है ये फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सुत्त निपात है थेरी गाथा, पेरी गाथा, धम्मपद और सुत्त निपात जो है निभान पत्थु जैसे ग्रंथ जो है खुद्दक निकाय के ये सब भाग हैं। ये जो सुत्त निपात है ये खुद्दक निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है और उसके ये भाग हैं। और इसके अलावा जो थेरी गाथा है, पेरी गाथा है, धम्मपद है और निभाग पत्थु है, और ये सब भी इस क्रम में खुद्दक निकाय के ये भाग हैं। और थेरी गाथा जो है सन्यासी स्त्रियों द्वारा संकलित प्राचीनतम रचनाएं हैं। तो जो अभी हमने बताया कि ये सब खुद्दक निकाय के पार्ट हैं, उनमें से एक पार्ट है थेरी गाथा और ये इस सन्यासी स्त्रियों द्वारा संकलित प्राचीनतम रचना है। तो इस प्रकार से सुत्त निपात जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं डी, यानी कि जो पहला विकल्प है यही सत्य हो जाएगा। और उसके बाद से अगर हम बात करें तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, और इसे जो है एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया था। लेखक जो है ग्रीक नाविक था और उसका लेकिन नाम नहीं पता है। और इसका लेखन कार्य जो है 80 ईस्वी में लाल सागर से लेकर भारतीय समुद्र तट की यात्रा की बात इसमें लिखी गई है। और अगला जो है मणिमेखलय, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी है जो 80 ईस्वी में लाल सागर से लेकर के और भारतीय समुद्र तट की यात्रा किया था। जो इसके लेखक हैं उन्होंने इसको लिखा है। और बात करें अगले रचना की तो मणिमेखलय, और इसका लेखक मथुरा का एक अनाज व्यापारी, मणिमेखलय की रचना जो है एक मथुरा के अनाज व्यापारी शीतलय सत्यनार द्वारा किया गया था। और इसमें तर्कशास्त्र की भ्रांतियों की लंबी व्याख्या दी गई है, तो ये याद रखिएगा। और लास्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा सीयूकी, यानी कि ये ह्वेनसांग की पुस्तक है सीयूकी। और ह्वेनसांग का उपनाम जो है तीर्थयात्रियों का राजकुमार था, और वर्तमान जो है शाक्यमुनि महायान है। और सीयूकी की ये जो है 138 देशों का इसमें वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से ये फोर्थ हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा DACB। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 यानी आज का चौथा क्वेश्चन है। निम्नलिखित मालवा सुल्तानों को उनके आरंभिक काल से ऐतिहासिक कालक्रम में रखें। ए है गयास शाह, बी नासिर शाह, सी मोहम्मद शाह गोरी, डी महमूद खलजी। तो इनका जो विकल्प इनके लिए दिया गया कूट, पहला है DBCA, दूसरा है BADC, तीसरा है CDBA और चौथा है CDAB। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो मोहम्मद शाह गोरी हैं इनका जो टाइम पीरियड है ये 1435 से लेकर के 36 तक ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और अगले जो शासक हैं महमूद खिलजी प्रथम हैं, महमूद खिलजी प्रथम, जो
1436 से लेकर के 1469 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। और जो गियास शाह है इनका क्रम है 1469 से 1501 और लास्ट में है नासिर शाह, तो इनका है 1501 से 1510 तक। यानी कि ये जो मालवा के सुल्तान हैं उनके ये शासन का क्रम है। तो इस प्रकार से जो विकल्प बनता है, सबसे पहले हो जाएगा मोहम्मद शाह गोरी यानी कि सी, और सी उसके बाद से हो जाएगा महमूद खिलजी यानी कि डी हो जाएगा, सी डी, और गियास शाह सी डी, उसके बाद ए, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 और आज का 5वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखें। ए है चश्मे नूर जो अजमेर में है, बी बीबी का मकबरा औरंगाबाद, सी एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, डी बेगम शाही मस्जिद जो लाहौर में है। और इनके लिए विकल्प दिए गए हैं, पहला है बी सी ए डी, दूसरा है ए बी सी डी, और तीसरा है डी ए सी बी, और चौथा है सी बी डी ए। तो इसको इस क्रम में रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा जो बेगम शाही मस्जिद जो लाहौर में है, इसका जो निर्माण काल है वो 1611 से लेकर के 14 के बीच में हुआ था। और बेगम शाही मस्जिद जो है लाहौर में है ये, और ये 17वीं सदी की मस्जिद है। और मस्जिद का निर्माण जो है वो जहांगीर द्वारा कराया गया था। ये जहांगीर ने अपनी माँ के सम्मान में इसको कराया था, और यह मुग़ल युग की मस्जिद का सबसे जीवित उदाहरण माना जाता है इसको। और अगर बात करें दूसरा की, तो चश्मे नूर जो अजमेर में है, इसका निर्माण जो है 1615 ईस्वी में कराया गया था। और तारागढ़ के पश्चिम की ओर जो है राजस्थान के तारागढ़ के पश्चिम की ओर घाटी के एक रमणीक स्थान पर उसका जो नाम है चश्मे नूर है। और बादशाह जहांगीर ने अपने नाम नूरुद्दीन जहांगीर से इसका नामकरण चश्मा ए नूर की रखा है। तो इसका भी निर्माण जो है ये भी जहांगीर से संबंधित है, और इसका ये जो है इसके खुद अपने नाम से इसको लिया गया है, जबकि बेगम शाही मस्जिद अपनी माँ के नाम पे कराया था। बात करें एतमादुद्दौला का मकबरा जो आगरा में है, तो ये 1626 का है। और एतमादुद्दौला जो है वो नूरजहाँ के पिता थे, और नूरजहाँ ने इस मकबरे का निर्माण जो है 1626 ईस्वी में ईरानी शैली में कराए थे। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ईरानी शैली के आधार पर करवाया था नूरजहाँ ने। और बीबी का मकबरा अगर हम बात करें औरंगाबाद में है, और ये 1678 ईस्वी में हुआ था। राबिया उद्दौरानी का मकबरा कहा जाता है, और औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगजेब की प्रिय पत्नी जो है राबिया उद्दौरानी का ये मकबरा है, और इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। इसका जो है निर्माण 1778 में कराया गया था, और इसे द्वितीय ताज भी कहा जाता है, यानी कि इसे फूहड़ नकल कहा जाता है ताजमहल की। तो इस प्रकार से जो इसका क्रम बनता है वो हो जाएगा डी ए सी बी। तो जो सही होगा डी ए सी बी, इस सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131। भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार रखें। ए एबे कैरे, बी है फ्रे सेबेस्टियन मेनरिक, सी है जेमेरी कैरेरी, और डी है पिट्रा डेला वेले। तो इनके लिए जो क्रम दिया गया, पहला है बी ए डी सी, दूसरा है डी सी बी ए, तीसरा है ए बी सी डी, और चौथा है डी बी ए सी। तो अगर हम बात करें तो यूरोपीय यात्री का जो भारत भ्रमण का जो है वो कालक्रम जो है वो है, सबसे पहले होगा पिट्रो डेला वेले। ये आए थे 1622 ईस्वी में, और ये एक इटली के यात्री थे।
और जो 1622 ईस्वी में सूरत पहुँचे और उन्होंने कैम्बे यानी कि खंभात के जो है खाड़ी जो है वहाँ आए थे और अहमदाबाद, गोवा, कालीकट तक की इन्होंने यात्राएं की और सूरत का चुंगीगढ़ दोगाना जो कहलाता था वहाँ भी ये गए और गोमेल करेरी जो है इटली का वैद्य था। चलते हैं अगले की तरफ जो दूसरे नंबर पे है वो है फ्रे सेबेस्टियन मेनरिक। ये जो है 1628 से 29 के समय में मेनरिक ने भारत की यात्रा की और ये पुर्तगाली कैथोलिक चर्च का निरीक्षण करने के लिए सितंबर 1640 ईस्वी में ही ढाका पहुँचे और 1628 से 29 में उन्होंने कुछ महीने के लिए हुगली में रहकर कोचीन से बंगाल की यात्रा इन्होंने किया था। तो एक तरह से ये बेसिकली पुर्तगाल से संबंधित हैं। और जो अगले हो जाएंगे वो हो जाएंगे एबे कैरे। एबे कैरे की अगर हम बात करें तो इनका टाइम पीरियड 1636 रहा है और एबे कैरे भारत और मध्य पूर्व की यात्रा पर उनके यात्रा वृत्तांत का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था, द ट्रेवल्स ऑफ एबे कैरे इन इंडिया और नियर ईस्ट। तो चलते हैं अगले की तरफ। अगला फोर्थ है जयमेली कैरेरी जो 1695 में ये आए थे। 1693 में यह दुनिया की यात्रा करने के लिए निकले तथा ये 1695 में भारत ये पहुँचे थे। तो इस प्रकार से जो क्रम है वो हो जाएगा डी, बी, ए और सी। डी, बी और ए और सी यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रम अनुसार रखें। ए है अलाउद्दीन आलम शाह, बी है मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय, सी खिज़्र खान, डी है मोहम्मद शाह चतुर्थ। और इसके लिए आपको विकल्प दिया गया, पहला है सी बी डी ए, दूसरा है बी ए डी सी, तीसरा है सी डी बी ए और चौथा है डी सी बी ए। ये सैयद सुल्तान है और इनको आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखना है। तो सबसे पहले जो है वो आ जाएंगे खिज़्र खान। अगर हम खिज़्र खान की बात करें तो 1414 में 1414 से 1421 ईस्वी तक खिज़्र खान थे और खिज़्र खान की उपाधि जो है रैयत आला की थी और ये सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये फर्स्ट नंबर पे होंगे। उसके बाद आते हैं दूसरे मुइजुद्दीन मुबारक शाह द्वितीय और इनकी टाइम पीरियड की बात करें तो 1421 से 23 तक इन्होंने शासन किया और सैयद वंश के शासकों में मुबारक शाह जो है ये सबसे योग्यतम शासक थे और उनकी उपाधि जो है शाह नायब ए अमीरुल मोमिनीन थी। ये इनकी उपाधि थी शाह नायब ए अमीरुल मोमिनीन। मोमिनीन और इस प्रकार से अगर खिज़्र खान की उपाधि रैयत आला थी। और अगले जो शासक हैं मोहम्मद शाह चतुर्थ जिनका टाइम पीरियड है 1434 से 1443 ईस्वी तक और मुबारक शाह के बाद उनका दत्तक जो पुत्र है मोहम्मद शाह वो गद्दी पर बैठते हैं और मोहम्मद शाह एक ये अयोग्य शासक हुए। और आखिरी हैं अलाउद्दीन आलम शाह, इनका टाइम पीरियड 1443 से 51 रहा है और ये मोहम्मद शाह के पश्चात उनका पुत्र अलाउद्दीन शाह आलम शाह की उपाधि के धारण करके ये गद्दी पर बैठे और ये
सैयद वंश के अंतिम शासक थे, यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश के आखिरी शासक हैं। तो इस प्रकार जो विकल्प बनता है CBDA, तो सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 यानी कि 133 क्वेश्चन। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके अधिनियम की तिथि के अनुसार कालक्रम रूप में व्यवस्थित करें। ए है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, बी है एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेज, सी है द इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स, डी है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट 11। और उनके लिए जो है विकल्प दिया गया है, पहला है ABCD, दूसरा है DBAC, तीसरा है BACD और चौथा है CDBA। अगर हम बात करें इनकी, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट आया था और इसका टाइम पीरियड था 1867 ईस्वी में। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य समाचार पत्र जो है अथवा मुद्रालय जो थे उन पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि इनको केवल नियमित करना था, उनको नियमितीकरण करना था इनको। और प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण का स्थान का जो है नाम होना आवश्यक था और प्रकाशन के लिए 1 माह के भीतर पुस्तक का एक प्रति बिना मूल्य के स्थानीय सरकार को देनी होती थी। तो इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट जो 11 है, जो 1867 में आया, इसका उद्देश्य जो है समाचार पत्र यानी और जो मुद्रालय थे उन पे रोक लगाना नहीं था, लेकिन उनको कंट्रोल करना, यानी कि उनको कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। और उस पे क्या होता था कि उनके लिए मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण का स्थान नाम जो है उस पे लिखना जरूरी होता था। और जब प्रकाशन होती थी वो चीज़, यानी कि पुस्तक होती थी या न्यूज़, तो उनको 1 महीने के भीतर उसकी एक प्रति और स्थानीय सरकार को जमा करनी होती थी और उस पर कोई शुल्क नहीं लेना होता था। तो अगर हम बात करें दूसरे की, तो दूसरा है एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटल लैंग्वेज। यह आया था 14 मार्च 1878 को, यानी कि 1878 को यह आया था। और यह है जिला दंडनायकों को यह अधिकार दिया गया कि वे किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बंधक पत्र पर हस्ताक्षर करने को बाध्य कर सकता है। यानी कि इसके माध्यम से जो जिला दंडनायक थे उनको ये अधिकार दिया गया कि भारतीय समाचार पत्र को बंधक पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। और जिसमें इस बात की घोषणा होगी कि ये सरकार विरोधी सामग्री का प्रकाशन नहीं करेंगे। और जो है जिला दंडनायक यदि चाहे तो वे उस समाचार पत्र को जमानत देने पर भी बाध्य कर सकता था और आज्ञा भंग करने पर जमानत जब्त कर सकता था। और दंडनायक का निर्णय अंतिम होगा और उसके लिए अपील करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अगला है द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये 1923 में आया था और सरकारी गोपनीयता अधिनियम पहले 1923 में लागू किया गया था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बनाए रखा गया था। और सरकारी नौकर और नागरिकों के लिए लागू यह कानून राष्ट्र की अखंडता के लिए जासूसी, देशद्रोह और अन्य संभावित खतरों से निपटने के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता था। और आखिरी जो है द इंडियन प्रेस एक्ट यानी कि इमरजेंसी पावर, तो ये आया था 1931 में। और इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट को पारित किया गया था 1931 में। और इस एक्ट के द्वारा 1910 के प्रेस संबंधी अधिनियम जो है वो लागू कर दिए गए थे। और 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई थी और उसका उद्देश्य जो था समाचार पत्रों से संबंधित कानून की समीक्षा करना था और उसके लिए सुझाव पेश करना था। तो इस प्रकार से जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा DBA और C। इसका जो DBA और C, इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संगठनों की स्थापना को कालक्रम में लगाएं। A मद्रास महाजन सभा, B
राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, सी इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, डी है इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर, ई है पूना सार्वजनिक सभा। और इसके लिए जो है नीचे विकल्प दिए गए हैं। पहला है ABCDE, दूसरा है EDCBA, तीसरा है DEABC, चौथा है BCDEA। तो इसका क्रम लगाना है आपको। इसका जो सही क्रम होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा जो है वो आई थी 1870 के आसपास, और उसके बाद से इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर आया था। तो ये हो जाएगा, यानी कि इसका जो क्रम बन रहा है वो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, और राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन फोर्थ हो जाएगा, और लास्ट में आया था मद्रास महाजन सभा, यानी कि ये हो जाएगी फिफ्थ। तो जो है मद्रास महाजन सभा जो है 1884 में स्थापित की गई थी। तो इसका जो क्रम बनेगा EDCBA, जो दूसरा विकल्प है वो सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना को कालक्रम से लगाएं। ए है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, बी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सी संस्कृत कॉलेज बनारस, डी कलकत्ता मदरसा। और इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। पहला है CDBA, दूसरा है DBCA, तीसरा है BDCA और चौथा है ADCB। बात करें अगर कलकत्ता मदरसा की, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781 में हुआ था, और दूसरा जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये इसकी स्थापना 1784 में हुई थी। एग्जैक्ट बात करें तो 15 जनवरी 1784 को हुई थी, और इसको विलियम जोन्स ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और इसके द्वारा जो अनुदित पहली पुस्तक है वो भगवत गीता है, और दूसरी जो है हितोपदेश है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से अनुदित होने वाली पहली पुस्तक भगवत गीता है, जिसे विल्किंस ने लिखा था, और दूसरी जो है हितोपदेश है। तीसरा जो है संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस है, ये 1791 है। और वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना के बाद से बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन ने 1792 ईस्वी में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। और जो है फोर्थ है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, ये इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। और इस तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली हैं, उन्होंने कलकत्ता में किया था इसकी स्थापना। और इस कॉलेज की स्थापना इंग्लैंड से आने वाले लोक सेवकों को भारतीय भाषा, संस्कृति और न्यायिक प्रणाली से परिचित कराने के उद्देश्य से किया गया है। तो इस प्रकार से इसका जो विकल्प बनता है वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि D, B, C और A। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136। नीचे दो कथन है, इनमें से एक को अभिकथन A और दूसरे को तर्क R कहा गया है। अभिकथन A है, ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी घाटियों के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। और उसके लिए तर्क दिया गया है कि ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना की पुष्टि करता है। तो इसके लिए आपको कूट दिया गया है। पहला है A और R दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या है। दूसरा है A और R दोनों सही हैं परंतु RA की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है A सही है किंतु R गलत है। और चौथा है A गलत है किंतु R सही है। इसकी हम बात करें तो इसका सही विकल्प हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि A सही है और R जो है वो गलत है। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो हड़प्पा सभ्यता जो है मेसोपोटामिया के साथ कोई प्रत्यक्ष या सीधा व्यापारिक संबंध नहीं मिलता है, क्योंकि बहरीन इस व्यापार में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था और दूसरे किसी भी हड़प्पाई स्थल से अभी तक मेसोपोटामियाई की मुहर नहीं मिली है।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137। ये नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें को एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए है, गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषतः भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का उत्थान हुआ। तर्क आर है, फायान के कथानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फल फूल रहा था और यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गईं। इस काल के दौरान ही नालंदा भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र बन गया था। तो इसके लिए आपको कूट दिए गए हैं। पहला है ए और आर दोनों सत्य है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, यानी कि जो है ये दोनों कथन सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें तो गुप्त काल में भागवत धर्म लोकप्रिय हुआ था और विष्णु जो है जिन्हें अप्रतिरथ कहा जाता है, इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। और विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख जो है स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में हमको मिलता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138। यहाँ भी दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर दिया गया है। अभिकथन ए है, पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित क्षेत्रों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उस क्षेत्र का लगातार विस्तार करते रहते थे जहाँ से वे चौथ और स्वदेशमुखी वसूल करते थे। तर्क आर है, पेशवाओं ने 2 शासकों छत्रपति और मुगल बादशाह के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और दोनों से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की। तो इसके लिए आपको कूट दिया गया। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, यानी कि दोनों कथन जो है वो सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। चलते हैं अगले कथन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 139। यहाँ अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। अभिकथन ए है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवाद सोच और लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की रचना और विकास किया। तर्क आर है, ब्रिटिश राज के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति और प्रचंड देशभक्ति सह-अस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। और इसके लिए आपको कूट दिया गया। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। तीसरा ए सही है किंतु आर गलत है। और चौथा ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगर हम बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अपनी विशिष्ट शैली की रचना और विकास किया। और साथ ही ये ब्रिटिश राज के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र को शासकों के प्रति और प्रचंड देशभक्ति के सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140। यहाँ अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। अभिकथन ए है, औपनिवेशिक विज्ञान उपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के साथ अभिन्न रूप से गुथा हुआ था। उसके लिए तर्क दिया गया है, औपनिवेशिकता विज्ञान बहुत स्पष्टता के साथ नहीं आया। सार्वभौमिकता और विज्ञान की उपादेयता के दावों ने इसकी पहचान को धुंधला कर दिया था। इसके लिए आपको कूट दिया गया। पहला है ए और आर दोनों सत्य हैं और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। दूसरा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन एक दूसरे की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सही है पर आर गलत है। और चौथा है ए सही है पर आर ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रथम हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं।
अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करें तो औपनिवेशिक विज्ञान जो है उपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के साथ अभिन्न रूप से गुथा हुआ था, और औपनिवेशिकता विज्ञान बहुत स्पष्टता के साथ नहीं आया, और सार्वभौमिकता और विज्ञान की उपादेयता के दावों ने इसकी पहचान को धुंधला कर दिया। तो इस प्रकार से जो पहला है ऑप्शन वो सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 है। इसमें पैसेज दिया गया है 141 से 145 तक जो क्वेश्चन है इस पैसेज से अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो अगर हम बात करें पैसेज की, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिए गए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। पशुओं के अधीक्षक को मजदूरी के बदले देखभाल किए जाने वाले पशुओं, कर और पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल किए जाने वाले पशुओं, बेकार हो गए और छोड़ दिए गए पशुओं, अंशदान देकर सरकारी झुंडों में शामिल किए गए पशुओं, सभी झुंडों में शामिल पशुओं की कुल संख्या, ऐसे पशु जो खो गए या मर गए तथा दूध और घी के कुल उत्पादन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गायों के चरवाहे, भैंसों के चरवाहे, दूध दुहने वाले, मथने वाले व्यक्ति और शिकारी को 100 दुधारू गायों की देखभाल करनी चाहिए, और इसके लिए उन्हें नगद मजदूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि यदि दूध और घी के रूप में मजदूरी दी गई तो वे बछड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये मजदूरी के बदले में देखभाल किए जाने वाले पशु हैं। एक व्यक्ति को 100 पशु की देखभाल करनी चाहिए, जिनमें बूढ़ी गायें, दुधारू गायें, बछड़ों वाली गायें, पहली बार बछड़े को जन्म देने वाली गायों और ओसर गायों जिन्होंने बछड़े को जन्म ही नहीं दिया की संख्या बराबर होनी चाहिए, और उसे प्रत्येक वर्ष प्रति पशु 8 बार का घी और 1 पर्ण तथा दाग सहित चर्म देना चाहिए। यह कर और पूर्व निर्धारित लाभ के साथ देखभाल है, और 100 पशुओं की देखभाल करने वाले चरवाहों को ऐसी गायें जो रुग्ण हैं, जो विकलांग हैं, जो दूसरे व्यक्ति को दूध दुहने नहीं देती, जिनका दूध दुहना कठिन है और जो अपने बछड़ों को मार देती हैं, को बराबर संख्या में बांटकर उस प्रत्येक वर्ग के लिए उचित हिस्सा देना चाहिए। ये ऐसे पशु हैं जो बेकार हो गए हैं और छोड़ दिए गए हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एक चरवाहे को कितनी बूढ़ी गायें और कितनी ओसर गायों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि क्रमशः 20 और 20, यानी कि ओसर गाय जो है वो 20 और बूढ़ी गाय है वो 20। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसके लिए वस्तु और नगद दोनों में भुगतान किया जाता था? पहला है दूध दुहने वाले और मथने वाले व्यक्तियों के लिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा है अधीक्षक की जिम्मेदारियों की द्वितीय श्रेणी के लिए। तीसरा ऐसे पशुओं के लिए जो खो गए हैं या मर गए हैं, ये भी नहीं होगा। विकलांग गायों की देखभाल करने वाले चरवाहों के लिए, ये भी गलत है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। आप ये विकल्प यहाँ से पैसेज को एक बार पुनः पढ़ करके आप दे सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143, दुधारू गायों की देखभाल करने वालों को दूध और घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाता था? तो पहला ऑप्शन है ताकि वे दूध और घी का अत्यधिक उपभोग न करें, ये तो गलत है बिल्कुल। दूसरा जो है क्योंकि यदि उन्हें वस्तु के रूप में भुगतान किया गया तो वे अपने काम के प्रति आलसी और लापरवाह हो सकते हैं, ये कहीं जिक्र नहीं है पैसेज में। तीसरा है ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित न करें, ये ऑप्शन। चौथा जो है क्योंकि बाजार में दूध और घी बेचना राज्य के लिए अधिक लाभकारी था, ये भी गलत है, ये पैसेज में कहीं जिक्र नहीं है। तो इस प्रकार से जो थर्ड ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। दुधारू गायों की देखभाल करने वालों को दूध एवं घी के रूप में भुगतान इसलिए नहीं किया जाता था ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से के दूध से वंचित न करें।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144, पुलिस पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया था? तो ये 7 श्रेणी थी। इसके लिए ऑप्शन ए है 4, 5, 6 और 7। तो जो 7 ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हक क्या है? पहला है दुधारू गायों की देखभाल करना और वस्तु के रूप में भुगतान। दूसरा है चर्म के रूप में भुगतान के लिए बूढ़ी गायों की देखभाल करना, ये बिल्कुल गलत है। मजदूरी के बदले ओसर गायों की देखभाल करना, तो फोर्थ ऑप्शन सत्य हो जाएगा, यानी नगद मजदूरी के बदले दुधारू गायों की देखभाल करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ नीचे दिए गए गद्यांश हैं, उनके निम्न प्रश्नों को उत्तर देना है, जो 146 से 150 तक हैं। तिमारियट्स गवर्नर और राजस्व के ठेकेदार अपनी ओर से समस्या को इस प्रकार देखते हैं, इस भूमि की यह अपेक्षित अवस्था हमारे लिए बेचैनी का कारण क्यों बनना चाहिए और इसे उपजाऊ बनाने के लिए हमें अपना धन और समय क्यों खर्च करना चाहिए। हम एक पल में इससे वंचित किए जा सकते हैं और हमारे परिश्रम का लाभ न हमें मिलेगा न हमारे बच्चों को। इस मिट्टी से जितनी उगाही कर सकते हैं उतनी कर लें। हालांकि किसान भूखे मरेंगे या पलायन करेंगे, हमें उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। हमें तो जब आदेश होगा इसे छोड़कर कहीं और भटकने के लिए चल देना होगा। तो इसके लिए क्वेश्चन है, उपयुक्त टिप्पणी निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने की है? तो इसका पैसे से कोई मतलब नहीं है, आपको इसका जानकारी होना चाहिए, एक समझ बन जाएगा कि समझ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके लिखने की शैली से कि किस लेखक का ये हो सकता है, या आपने अगर बहुत गहन अध्ययन किया है तब इस टाइप के क्वेश्चंस का उत्तर दे सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा जो वर्नियर है, फ्रांकोइस वर्नियर, ये थर्ड ऑप्शन जो है ये सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिमारियट्स से उस विदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से है? पहला है मनसबदार, दूसरा है जागीरदार, तीसरा है इजारेदार और चौथा है सूबेदार। तो इसका जो सही विकल्प है वो है सेकेंड, यानी कि इसका संबंध जागीरदार से है। और अगला क्वेश्चन है 148, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण नहीं था, जो बाद में मुगल साम्राज्य के संकट का कारण बना? पहला है इरफान हबीब, दूसरा है सतीश चंद्र, तीसरा है JF रिचर्ड्स, चौथा है M अतहर अली। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, इरफान हबीब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है? पहला है मुगल जागीरें बार बार हस्तांतरित की जाती थीं। दूसरा है औरंगजेब के काल में जागीरें अस्थायी और पुश्तैनी बना दी गई। तीसरा है जागीरदार राजस्व की वसूली के लिए अपने कर्मचारी नियुक्त करते थे। और चौथा है जहांगीर ने स्थायित्व के लिए अल्तुन तगमा जागीरों की स्थापना की। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सेकेंड, यानी कि औरंगजेब के काल में जागीरें अस्थायी और पुश्तैनी बना दी गई। तो ये इसका लक्षण जो है नहीं है, बाकी जो तीनों कथन है वो सत्य हैं। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ और जून 2020 के आखिरी प्रश्न की तरफ, UGC नेट हिस्ट्री के। तो शाहजहाँ के काल में किस इतिहासकार ने लिखा कि शाहजहाँ के शासन में इजरक की जो प्रथा है वो आम हो गई थी और यह भी किसानों की बर्बादी का एक कारण था? पहला है अब्दुल हमीद लाहौरी, दूसरा है मोहम्मद साहिल काम्बो, तीसरा है मोहम्मद वारिस, चौथा है मोहम्मद सादिक खान। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फोर्थ, मोहम्मद सादिक खान। शाहजहाँ के काल में मोहम्मद सादिक खान ने लिखा कि शाहजहाँ के समय में इजरा की प्रथा आम हो गई थी और यह किसानों के बर्बादी का एक कारण था। इजारेदारी व्यवस्था का व्यापक अध्ययन
नुमान अहमद सिद्दीकी ने किया है और उनके अनुसार इजारेदारों की रुचि किसान से केवल धन उगाने में थी और इसलिए जिसके लिए उन्होंने जालिमाना तरीके का इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार से जून 2020 के 4th पार्ट का हम कंप्लीट डिस्कशन पूरा कर लिए हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही आपको कोई सुझाव हो तो आप सुझाव दे सकते हैं जिसमें वीडियो को और बेहतर बनाया जा सके और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव जानकारी इसमें और ऐड की जा सके। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।